So, Jen, and very good of you, me Amit Mishra, again welcomes to all of you in the final and last part of the French Revolution. So, earlier we have discussed about to the French Revolution, how the king was overthrown there, and the next how the Jacobin regime became as a ruler, and then the directories of the Napoleon Bonaparte and the women's revolution, and also the abolition of slavery. So students, today we will discuss the final part, the revolution and everyday life. So जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा फाइनल पार्ट है रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, जिसमें जो रेवोल्यूशन था वो लगभग हर आयाम में आ चुका था। अब आप ये सोच सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था, जैसे 1789 में फ्रांस ने कई सारे चेंजेस देखे मेंस की ज़िंदगी में, वुमेंस की ज़िंदगी में, बच्चों की ज़िंदगी में, और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कई सारे लॉज पास किए जो ये बताते थे कि लिबर्टी और इक्वालिटी हर दिन होनी चाहिए, हर लाइफ के स्पेयर्स में होनी चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ इफेक्ट में कब आया? जब बास्टिल की जो जेल थी 1789 में हटाई गई, उसके बाद अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप किया गया। मतलब सेंसरशिप कहने का मतलब ये कि अगर कोई चीज़ न्यूज़पेपर्स में, वीडियोस में, न्यूज़ में दिखती है, तो अगर एक रूलर है तो रूलर की परमिशन हमें लेनी होगी, तभी हम उसको पब्लिश कर सकते हैं। मतलब अब रूलर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं छाप सकते थे। तो ये काम 1789 रेवोल्यूशन के बाद आया, जिसमें ये काम किया गया कि सेंसरशिप को अबॉलिश किया गया। क्योंकि पुराने समय में जितने रिटन मटेरियल, कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस, ये सब तभी पब्लिश किए जा सकते थे या परफॉर्म किए जा सकते थे जब ये सेंसर ऑफ द किंग से अप्रूव हो जाए, मतलब राजा इसकी अनुमति दे दे। लेकिन जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आ गया, जिसमें ये कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट, कि लोगों का अपना विचार व्यक्त करना ये सब एक नेचुरल राइट है। न्यूज़पेपर, पम्पलेट्स, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स पूरी तरह से टाउन में बहने लगे, मतलब कि सब जगह जगह आने लगे, क्योंकि कोई सेंसरशिप नहीं थी। कई बार तो गांव से आते थे, शहरों से आते थे, हर जगह से। तो सारे लोगों ने डिस्क्राइब किया, डिस्कस किया जो इवेंट्स थे, चेंजेस थे फ्रांस में। उसमें फ्रीडम ऑफ द प्रेस सबसे इम्पोर्टेंट व्यू था, जिसने अपोज किया व्यूज़ ऑफ इवेंट्स जो भी बताए जा सकते थे, और हर साइड को कन्विंस करना चाहा इसकी पोजीशन से ऑफ मीडियम ऑफ प्रिंट, मतलब पेपर्स के जरिए। और लोग ये चाहते थे कि लोग अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस करें। प्लेस, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोकेशंस, ये सब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करते थे। तो ये ओनली तब हो सकता था जब सेंसरशिप ना हो। तो ये लिबर्टी और जस्टिस जो थी, ये सब फ्रांस में आ चुकी थी। अब लोग पढ़े लिखे हो चुके थे और किसी का भी कोई भी लिटरेचर पढ़ सकते थे। मतलब रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, मतलब यहाँ चीज़ें तो रेवोल्यूशन के थ्रू चेंज हुई, लेकिन आगे जाके इनके और लाइफ में चेंजेस आए। तो आगे हम बात करते हैं। अब इसका हम कंक्लूज़न देखते हैं। क्या है कंक्लूज़न? कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को राजा बनाया और एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित किया। उसने आसपास के अपने नेबरिक यूरोपियन कंट्रीज़ को जीता और उनकी डायनेस्टीज़ को हटाया जहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूलर रहते थे, और किंगडम बनाया जहाँ पे ये अपने मेंबर्स, अपने फैमिली के लोगों को प्लेस कर दिया। नेपोलियन ने अपने आप को एक मॉडर्नाइज़र के रोल में देखा यूरोप के। उसने कई सारे लॉज इंट्रोड्यूस किए, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ रेट्स एंड मेजर था, और डेसिमल सिस्टम था। और हालांकि कई लोगों ने नेपोलियन को एज अ लिबरेटर देखा, जो फ्रीडम के लिए लोगों की सोचता था, लेकिन बाद में नेपोलियनिक आर्मीज़ जो थी उसको एज ए इन्वेडिंग फोर्स के रूप में देखा गया, क्योंकि वो जहाँ जाते थे वहाँ का रूल ख़त्म कर देते थे। तो फाइनली 1815 में अलाइड आर्मीज़ के हाथों वाटरलू के मैदान में नेपोलियन बोनापार्टे की हार होती है, और कई सारे मीजर्स जो रेवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी और मॉडर्न लॉस के तहत आए थे यूरोप में, वो लोगों की लाइफ में एक इम्पैक्ट लंबे समय तक
डाला जो नेपोलियन छोड़ के गया था। और आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी थे, यही थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। तो ये स्प्रेड हुआ फ्रांस से सीधा बाकी के यूरोप के शहरों में 19वीं शताब्दी तक, जहाँ पे फेडरल सिस्टम जो चलता था, जहाँ पे लगान देना होता था, सॉलिस्ट किया गया। कॉलोनाइज्ड पीपल्स ने रीवर्क किया आइडिया ऑफ फ्रीडम और बॉन्डेज, इन सब मूवमेंट्स के तहत एक सोवरीन नेशन स्टेट इस्टेब्लिश किया। हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान और राम मोहन राय दो ऐसे एग्जाम्पल हैं इंडिविजुअल्स के जिन्होंने रेवोल्यूशनरी फ्रांस के आइडियाज़ से अपने आप को लिबरेट किया और रेवोल्यूशन में आए। तो कहने का मतलब है कि जो फ्रांस रेवोल्यूशन था, इसने बाकी सारे रेवोल्यूशंस के लिए एक बेस तैयार किया। सो नाउ टुडे इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। So students, let us recall the facts which we have discussed earlier. So हमने अभी डिस्कस्ड किया कि फ्रांस ऑटोक्रेटिक रूलर बॉर्बन डायनेस्टी के तहत रूल करता था, जहाँ का रूलर लुई 16 था। कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, लोगों ने उसको हटाया, उसके बाद नई सरकार आई जिसमें रीजन ऑफ टेरर हुआ। रीजन ऑफ टेरर के बाद किस तरह से एक फ्रांस में अराजकता फैल गई, जिसको मैनेज किया गया। जैकोबिन गवर्नमेंट आई। जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद नेपोलियन बोनापार्टे का रूल आया। नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। फिर फ्रांस में कई सारे चेंजेस हुए, रेवोल्यूशनरीज लॉज हुए, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी एंड स्पीच, ये सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए, नेपोलियनिक कोड किए गए। और हालांकि लास्ट में फाइनली 1815 में वाटरलू की बैटल में नेपोलियन बोनापार्टे की हार होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understand the topic of the French Revolution. So stay safe and stay happy. Thank you and like and subscribe. Sure. Jai Hind.